Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am going to discuss and take a quick revision of the whole book of guidance and counseling. सबसे पहले है गाइडेंस क्या होता है। गाइडेंस आप सबको पता है, आपने पढ़ लिया होगा कि गाइडेंस क्या होता है। गाइडेंस हमें हर स्टेज पे चाहिए अकॉर्डिंग टू किट्सन। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि हमेशा एक राइटर का व्यू लिखना ही लिखना है कि गाइडेंस क्या होती है। इट्स एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन। गाइडेंस स्टार्ट्स होती है बर्थ से एंड एंड्यूरिंग डेथ। गाइडेंस का मीनिंग क्या होता है? किसी को हेल्प करना, किसी को स्टेयर करना, सजेस्ट करना, असिस्ट करना, किसी को गाइड करना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है कि एक्चुअल में गाइडेंस होता क्या है। फिर आ जाती है नीड ऑफ गाइडेंस। हमने पढ़े थे 3 रीजंस होते हैं कि हमें गाइडेंस क्यों चाहिए। साइकोलॉजिकल रीजंस, एजुकेशनल एंड वोकेशनल। साइकोलॉजिकल क्या होते हैं आपको पता है? साइकोलॉजिकल को हम पर्सनल भी बोलते हैं। पर्सनल रीजंस क्या पर्सनल रीजंस होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस, वही सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, सबके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें गाइडेंस देनी है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी फॉर सॉल्विंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फॉर सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉब्लम, और पर्सनल तो आपको पता है। फिर नीडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देन अगला रीज़न है फॉर सॉल्विंग मैरिटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैरिटल, स्कूल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, ओल्ड एज, रिलीजियस, वोकेशनल, एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम। देन कम एजुकेशनल रीजंस क्या होते हैं कि हमें क्यों गाइडेंस चाहिए एजुकेशन में। फॉर द प्रॉपर चॉइस ऑफ कोर्स, करियर, for minimizing the wastage, for minimizing indiscipline, for selection of co-curricular activities, individual difference, to help in a period of confusion. वोकेशनल रीजंस क्या होते हैं? मतलब जॉब से रिलेटेड जो रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? जब हमने जॉब सिलेक्ट करनी है, क्यों चाहिए हमें गाइडेंस? इंडिविजुअल डिफरेंस, एज इट इज सेम की वजह से। और तीनों में बस एक चीज़ कॉमन रखनी है, इंडिविजुअल डिफरेंस। required by the students, helpful for earning the livelihood, to avoid the wastage and failure, proper utilization of human potentials, social and personal perspectives. उसके बाद जो आएगा वो होता है ऑब्जेक्टिव्स। इस वैसे तो आपने जो 3 टाइप्स के अभी किए हैं ना, जो मैंने रीजंस बताए हैं, ये एक्चुअल में 3 टाइप्स ऑफ गाइडेंस है। ये इसको टाइप्स में भी आ सकता है, ये रीजंस में भी आ सकता है, आंसर सबका सेम है ये। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स क्या गाइडेंस के, गाइडेंस क्यों चाहिए, उसका मेन पर्पस क्या है। It helps to solve the problems, for solving educational problem, for solving psychological problem, for solving vocational problem। ये तीनों जो आप अभी पढ़ के हटे हो, इसके लिए गाइडेंस चाहिए होती है हमें। हेल्प इन प्रॉपर चॉइस ऑफ करियर इन कोर्स, help individual to develop his skills, help individual to understand his potential capacities, and to develop the moral values। उसके बाद the most important question है principle of guidance। ये आपको अगर आना हुआ तो 8 नंबर में भी आ जाएगा, आना हुआ तो 2 नंबर में ही आएगा। मीन्स इसको इंपॉर्टेंट लेकर चलो आप, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी पॉइंट्स तो मैंने लिख दिए, आपको पता है इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखना है, अगर आपको समझ आ गया इसका मीनिंग। प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं गाइडेंस के? इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑलराउंड डेवलपमेंट, कॉम्प्रीहेंसिवनेस, continuity, principle of child centeredness, holistic development। holistic मतलब personality, develops insight of an individual। guidance क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, प्लानिंग होती है, और एक स्लो प्रोसेस होता है। उसके बाद गाइडेंस जब आपका खत्म हो जाता है, आपका काउंसलिंग आता है। काउंसलिंग के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आप मतलब दिमाग में रख सकते हो अगर आपने थ्योरी लिखनी है उस टाइम की। क्या होता है? 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, इसमें 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, काउंसलर और काउंसली। एक गाइडेंस का पार्ट है। इट इज़ मोर देन एडवाइस गिविंग, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। 3 तरह के होते हैं, वही सेम एजुकेशनल, वोकेशनल, साइकोलॉजिकल। इसकी 3 अप्रोचेज होती हैं। ये 4th यूनिट में फुल अप्रोच आएगी, आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करनी है, और ये पेपर में आता है क्वेश्चन। डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इक्लेक्टिक। Counseling requires well-experienced experts. Various fact and figures are explained by counselor। बाकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिफरेंस बिटवीन है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। पहले तो मीनिंग लिख देना है, फिर नेचर लिख देना है कि दोनों का कैसा है। उसके बाद कौन हमें देता है, प्रोवाइड कौन करता है, डील किस चीज़ से करता है, वो मोड आ जाता है। प्राइवेसी, कौन सा प्राइवेट है कौन सा नहीं है, डिसीजन कौन लेता है इसमें, इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, ये सब चीज़ें। उसके बाद सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है, वो गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली स्कूल्स में। ये क्यों की जाती है, इसके क्या पर्पस है, 2-3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इंडिविजुअल की हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब एक चीज़ आपने इसमें देखनी है कि मोस्टली वो पॉइंट्स वापस से वही आ रहे हैं बार बार। वेल ऑर्गेनाइज गाइडेंस प्रोग्राम से क्या होगा? हमारा मनी सेव होगा, टाइम सेव होगा, एफर्ट सेव होंगे। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टू डेवलप द स्किल्स, टू अंडरस्टैंड। मतलब ये सब चीज़ें सेम है। अब आ जाती है सेकेंडरी लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मोस्टली आता है कि सेकेंडरी लेवल पे हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सीनियर सेकेंडरी पे कैसे।
तो ये आप ध्यान से कर लीजिएगा। सेकेंडरी होता है 9 to 10th क्लास, मोस्टली मतलब 11 to 6 उनका एज ग्रुप होता है, हमें पता है। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस क्यों मतलब स्कूल में 9th और 10th क्लास के लिए गाइडेंस सर्विसेज होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताई जाए, हेल्प इन एजुकेशन एंड वोकेशनल सिलेक्शन, ताकि आगे जाके अगर उन्होंने पढ़ाई करनी है तो वो क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं, कौन सा कोर्स लें, to help the pupil in solving their problems, to enable them to collect information about the educational vocational opportunities according to the needs। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्होंने जॉब करनी होती है उसके बाद 10th के बाद, तो उनको गाइडेंस तो चाहिए। कैसे दे सकते हो आप, ओरिएंटेशन टॉक करके, काउंसलिंग करके, डाटा कलेक्शन करके, पेरेंट टीचर्स कॉन्फ्रेंस एंड स्टाफ मीटिंग्स करके। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे देखा जाए तो 11th 12th क्लास आ जाती है, इसके भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 11th 12th के बाद तो आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है या आपने करियर देखना होता है अपना, तो वही पॉइंट्स आ जाते हैं इन सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड इन करियर्स, हेल्प इन मेकिंग एडजस्टमेंट। कैसे कर सकते हो आप ये अचीव, मतलब काउंसलिंग करके या ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज का यूज़ करके। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं कि स्कूल में कर तो ले मतलब वो प्रोग्राम, बट प्रोग्राम क्यों नहीं कर पाते वो, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट ही अवेलेबल नहीं है हमारे स्कूल्स में। नीड ऑफ एक्सपर्ट्स है नहीं है, उनको एक्सपर्ट चाहिए। फंड्स नहीं है प्रॉपर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों का, ओवर बर्डन होता है टीचर्स पे, क्योंकि टीचर्स पे पहले ही ऑलरेडी इतना काम होता है और ऊपर से ये ऑर्गेनाइज करे, इट्स रियली अ बर्डन। कॉपरेशन ऑफ टीचर्स नहीं है वहाँ पे। लैक ऑफ पब्लिसिटी, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि गाइडेंस सर्विस भी कोई चीज़ होती है। इलिटरेट पेरेंट्स मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो उनको लगता है कि ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कि एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स है, एक टीचर है, तो हाउ कैन दे ऑर्गेनाइज। काउंसलर, हेडमास्टर और टीचर का रोल। काउंसलर का क्या रोल होता है ये आप सारे पॉइंट्स देख सकते हो। एक्चुअली काउंसलर क्या होता है, जो आपकी काउंसलिंग करता है, तो वो क्या करता है, आपको वही टाइम टू टाइम आपको काउंसलिंग देता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बताता है, आपको इनकरेज करता है, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये सब पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल क्या क्या करता है, ये भी मैंने आपको पूरे उस वीडियो में समझा चुकी हूँ एक्चुअली पहले ही। ये रोल ऑफ टीचर, ये आप कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको बड़े में आया तो इसी चीज़ को इलेबोरेट करके लिख दीजिएगा। वैसे मोस्टली ये बड़े में भी कई बार आता है, बट मोस्टली 2 मार्क्स में ही आता है। फिर आ जाती है नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, 3 तरह की होती हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इंटरव्यू एंड केस स्टडी, ये भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है, इसमें बच्चे का हर तरह का रिकॉर्ड, जब तक वो स्कूल में है हर तरह का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। कुछ भी कोई फैक्ट्स है डेली होते हैं कुछ बच्चे से रिलेटेड, तो उसमें वो ऐड कर दिया जाता है। टाइप्स आ जाते हैं सिंगल, पॉकेट एंड क्यूमुलेटिव फोल्डर। सिंगल तो होता है कुछ सिंगल पेज होता है, पॉकेट जो हम पॉकेट में रख सकते हो, उसमें थोड़े से कलर्ड पेजेस होते हैं जिसमें आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। क्यूमुलेटिव फोल्डर होता है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें पेजेस होते हैं, कुछ फैक्ट्स हो बच्चे से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। गुड CRC मीन्स गुड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड आप किसको बोलोगे कि बहुत अच्छा है, अगर आप उसे अच्छे से मेंटेन करोगे, अगर वो सिंपल होगा, फ्लैक्सिबल होगा कि चेंजेस भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल होगा, मतलब ऐसे ही किसी को नहीं बताना किसी बच्चे के बारे में, कंप्लीट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, यूजेबल काम का होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या होता है वैसे CRC में, उसका नेम होता है बच्चे का, उसके बैकग्राउंड, कुछ हेल्थ डाटा, उसके इंटरेस्ट क्या, अटेंडेंस क्या, उसकी एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल डाटा। फिर आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू तो पता है हमें काउंसलिंग की तरह होता है। इंटरव्यू भी कई तरह के होते हैं। एग्जिट इंटरव्यू, जब स्कूल से निकलना है या जॉब से निकलना है तो आपका एक इंटरव्यू होता है। डेप्थ इंटरव्यू, डेप्थ में जाके हर क्वेश्चन पूछना, मैरिज से रिलेटेड रिसर्चेस करनी है कोई तो इंटरव्यू करते हो आप अलग अलग लोगों के पास जाके अपनी रिसर्च के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए। ग्रुप इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन डिसाइडेड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में होता है जो एट अ टाइम मतलब पूछा गए होते क्वेश्चन। कुछ स्टेप होते हैं इंटरव्यू करने के भी, पहले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसकी बॉडी मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस अकॉर्डिंग। फिर क्लोजर हमेशा अच्छा होना चाहिए, जैसे सी यू अगेन, दिस दैट, मतलब थोड़ा प्यार से। देन कम्स अ फॉलो अप, तो एंड में देखा गया कि हमने काउंसलिंग तो कर दिया, क्या अच्छे से किया हमने इंटरव्यू। देन कम केस स्टडी। केस स्टडी आपको पता है मैंने केस स्टडी भी बनाई थी, आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। केस स्टडी क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या इंडिविजुअल को लेके उसका सारा डाटा कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं केस स्टडीज। किसी भी तरह का बच्चा हो सकता है, मे बी टैलेंटेड, मे बी एक्सेप्शनल, स्लो लर्नर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाला चाइल्ड हो सकता है। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस आई कैन टेल यू 110% आपको एग्जाम में आएगा, जॉब एनालिसिस। इसको टिप्स से मतलब रट के जाना इसको, तो अच्छे से 8 नंबर में आएगा सीधा ही क्वेश्चन। जॉब एनालिसिस के मैथड्स, पर्पस एंड इट्स डेफिनेशन। जॉब एनालिसिस हमें पता है कि किसी जॉब के लिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं ताकि हमें पता लगे कि वो जॉब है कैसे, उसको जॉब एनालिसिस बोलते हैं।
दो तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन होता है सारा जॉब का डिस्क्राइब किया, जिसमें स्पेसिफिकेशन कि उसको क्या कौन सी मतलब डिग्री चाहिए, उसको क्या चाहिए। मतलब एक होता है ना कि मतलब सिर्फ +2 पास चाहिए, सिर्फ 10th पास चाहिए, ऐसे होते हैं स्पेसिफिक कोई पर्सन चाहिए उसको। पर्पसेस रट लेना इसको अच्छे से। फिटिंग द राइट पर्सन इन राइट जॉब, फॉर जॉब इवेल्युएशन की मतलब सैलरी क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, हमें पहले पता होना चाहिए। हेल्पिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी कि दूर ना हो ज़्यादा, मतलब पास हो, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। प्रमोशन है कि नहीं। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्वालिफिकेशन नीडेड ऑफ वेरियस जॉब्स, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द जॉब एफिशिएंसी। टेक्निक्स क्या क्या होते हैं इसमें, क्वेश्चनियर टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं हम, डायरी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स डायरी में नोट आउट कर सकते हैं कि कौन सी जॉब में क्या क्या है। फिर आप बाद में जाके डिसाइड कर सकते हो इंटरव्यू के थ्रू। आप मतलब सीधा सीधा आपका इंटरव्यू हो गया जाके इंटरव्यूअर के पास, तो आपको पता लग गया कि जॉब से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। अब आपको वो जॉब करनी है या नहीं है आप पे डिपेंड करता है। देन कम ऑब्जर्वेशन कि आप ऑब्जर्व करके वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या वो सही से कर रहे हैं, क्या मतलब वो जॉब सही है आपके लिए, आप कर पाओगे, ये सब चीज़ें। नीड ऑफ गाइडेंस इन एडोलसेंट पीरियड, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, सीधा 8 नंबर में भी आ सकता है। इसको भी अच्छे से रट लेना। क्यों, गुड फूड के लिए, सक्सेस के लिए। मतलब एडोलसेंट आपको पता है कि ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर मतलब बच्चे मोस्टली इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो उनको क्या चाहिए, हमेशा गाइडेंस चाहिए, पेरेंट्स की या टीचर्स की या किसी और बड़े की, ठीक है। तो किस किस चीज़ में उनको गाइडेंस चाहिए, गुड फूड के लिए, सक्सेस के लिए, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, न्यू एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी के लिए, रिकग्निशन के लिए, फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस एंड सेल्फ सपोर्ट के लिए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अप्रोचेज आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा ही 8 नंबर का क्वेश्चन है ये अप्रोचेज का। 3 तरह के काउंसलिंग के अप्रोचेज होते हैं। पहले डेफिनेशन दे देनी काउंसलिंग की, उसके बाद स्टार्ट करना है कि 3 तरह के होते हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इक्लेक्टिव। बहुत सिंपल है ये। डायरेक्टिव होता है सिर्फ काउंसलर सेंटर्ड, मतलब उसको काउंसलिंग से कोई लेना देना ही नहीं है कि उसके सामने कौन बैठा क्या नहीं। जो काउंसलर है मतलब जो काउंसलिंग कर रहा है ना, वो ही इंडिविजुअल को खुद ही सोल्यूशन दे रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। नॉन डायरेक्टिव से होता है वो क्लाइंट सेंटर्ड होता है, मतलब कि जो मतलब इंडिविजुअल आया अपनी प्रॉब्लम लेके उसके आसपास घूमता है। देन इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। डायरेक्टिव काउंसलर सेंटर्ड होता है, मतलब इसमें काउंसलर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काउंसलर सोल्यूशन दे देता है। प्रोसीजर है पहले एनालाइज करता है, फिर उसके प्रॉब्लम को सिंथेसाइज करता है, डायग्नोस करता है, डायग्नोस मीन्स उसको कोई सोल्यूशन देता है। देन कम्स द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है एक्चुअल में, कि देखता है कि क्या फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसके उस सोल्यूशन से। फिर काउंसलिंग करते हैं, देन फॉलो अप। इसको दिया किसने था इस अप्रोच को, E.G. विलियमसन ने, ये याद रख के जाना है। देन किसका क्या एडवांटेज होता है कि इससे टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि काउंसलर सीधा सीधा ही जब सोल्यूशन दे रहा है तो टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। देन कम्स द मैथड यूज आर डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट मेथड यूज हो रहे हैं। लिमिटेशन इसके ये हो जाती है कई बार ना काउंसलर को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और काउंसली को बोला गया कि तू तो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा काउंसलर सेंटर्ड होता है। तो उससे क्या होता है, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है उसको फ्यूचर में। और फ्यूचर में जाके काउंसलिंग खुद ही डिसाइड नहीं कर पाएगा कुछ, उसको हमेशा काउंसलर चाहिए होगा। एंड मेक्स अ काउंसलर डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट हो जाता है उस पर कि हाँ वही सोल्यूशन देगा बस। अब नॉन डायरेक्टिव होता है क्लाइंट सेंटर्ड, इसको किसने दिया था, कार्ल आर रोजर्स ने। क्लाइंट को इतनी फ्रीडम होती है कि अब वो बोल सकता है, पहले तो वो नहीं बोला था, पहले सीधा उसको सोल्यूशन मिल रहे थे बस कि तू ऐसा कर ऐसा कर। नॉन डायरेक्टिव में होता है कि जो क्लाइंट है वो खुद बोलेगा, वो खुद सोल्यूशन निकालेगा, और इससे क्या होगा, टाइम भी सेव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है ना वो इतना स्ट्रेस में होता है कि वो खुद सोल्यूशन नहीं निकाल सकता और वो गलत डिसीजन ले लेता है। इसका लिमिटेशन में आप ये डाल सकते हो। स्टेप्स होते हैं कि प्रॉब्लम्स डिफाइन करता है सोल्यूशन, देन फिर जो काउंसलर होता है वो देखता है कि उसकी कैसी फीलिंग्स है, उसके एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर डेवलपिंग क्लाइंट्स इनसाइट, तो वो देखता है काउंसलर कि हाँ अब क्लाइंट है जो उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसको डायग्नोस करता है इन सेंस। स्लो प्रोसेस है। स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। स्ट्रेस कैसे होता है, क्योंकि क्लाइंट सब कुछ तो बोल देता है, अपनी भड़ास निकाल देता है एक तरह से, तो उसका स्ट्रेस तो खुद ही दूर हो गया। काउंसलर इज कैपेबल टू टेक द डिसीजन इन फ्यूचर, वो खुद फ्यूचर में अपना डिसाइड कर सकता है, उसको काउंसलर नहीं चाहिए। फिर लिमिटेशन क्या, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि वो खुद स्ट्रेस में है बेचारा, कब जाके डिसीजन लेगा। तो पेशेंट इमेच्योर है, मतलब जो डिसाइड कर रहा है वो खुद ही क्लाइंट, तो वो काउंसलर के पास कर क्या रहा था। रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए। एक्लेक्टिक क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें स्टेप्स होते हैं, एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट कि काउंसलर और काउंसलर के बीच में रैपो बनता है,
देन डायग्नोस करते हैं वो प्रॉब्लम को, एनालाइज करते हैं, प्लान टू मॉडिफाई द बिहेवियर, फिर काउंसलिंग करते हैं, देन फॉलो अप। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा उल्टा के लिख दिया क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है, मतलब कॉम्बिनेशन इन द सेंस दोनों को राइट है बोलने का, बोल सकते हैं। इसमें क्या है, काउंसलर बोल सकता है, काउंसली भी बोल सकता है। जो काउंसली है ना वो मतलब बीच में भी छोड़ के जा सकता है, इतनी उसको मतलब एडवांटेज है इससे। तो क्या है एडवांटेज, क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, फ्लेक्सिबल है, कभी भी आप छोड़ सकते हो, कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेशन है काउंसलर और काउंसली के बीच में। I hope this is useful for you. So please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much and all the very best for your exam.